हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कुमार और आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम बात करेंगे आज सूरज की संधि और पुरंदर की संधि के बारे में, जो अंग्रेज और मराठा साम्राज्य के बीच में हुई थी। क्या इनके वर्तमान कारण यानी उस समय के कारण थे और इनके परिणाम के कारण किस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए जिनकी शुरुआत इन संधियों की वजह से ही हुई। तो इन्हीं संधियों सूरत की संधि और पुरंदर की संधि के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखने के लिए इन संधियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, जैसा कि अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जाना था कि मराठा साम्राज्य किस तरह से उदय होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद मराठा साम्राज्य बनाते हैं और खुद को छत्रपति की उपाधि देते हैं और धीरे धीरे किस तरह से छत्रपति का पद बैक फुट पर चला जाता है और पेशवाओं का पद फ्रंट फुट पर आ जाता है, यानी पेशवाई एक तरह से लीड करने लगते हैं, साम्राज्य को चलाने लगते हैं, मराठा साम्राज्य को। तो उसी क्रम में हमने देखा था कि बाजीराव आते हैं। बाजीराव जो है मराठा साम्राज्य को बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना देते हैं, मुगलों को भी अपने अधीन कर लेते हैं और उत्तर दिशा में अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं। और फिर बालाजी बाजीराव आते हैं जो कि अफगानिस्तान तक, पेशावर तक और कश्मीर तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लेते हैं। और अफगानिस्तान का शासक है अहमद शाह अब्दाली, उनके साथ मराठाओं का संघर्ष होता है 1761 ईस्वी में। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में जो युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। इस वीडियो को, इस क्लास को हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है जिसमें अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव, बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई यानी मस्तानी के पुत्र कृष्ण राव, जिन्हें आपको पता होगा बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखी होगी। तो वहाँ पे जो मस्तानी के पुत्र हैं कृष्ण राव, यानी को शमशेर बहादुर कहा जाता है, वो भी इस युद्ध में है। और बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ, वो भी इस युद्ध में हैं, जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं सदाशिव राव भाऊ। वो तीनों मिल के अहमद शाह अब्दाली का सामना करते हैं और तीनों ही उस युद्ध में परास्त हो जाते हैं। तीनों की मृत्यु हो जाती है और मराठाओं को इस युद्ध में बहुत ही आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं था मराठाओं का जहां से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 मराठे इस युद्ध में, 50,000 मराठा सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। बहुत ही बड़ा युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। अगर हम बात करें भारत के इतिहास के अंतर्गत, भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इस युद्ध ने बहुत कुछ भारत के इतिहास में बदल दिया। अगर ये युद्ध मराठाओं ने जीता होता तो आज हम जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं वो शायद दूसरी तरह से लिखा गया होता, दूसरा होता। तो पानीपत के तीसरे युद्ध को के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप मेरी पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं सूरत की संधि और पुरंदर की संधि को जानने के लिए। बालाजी बाजीराव जो युद्ध को हार चुके हैं और क्योंकि वो पूना में बैठे हुए हैं और युद्ध हार चुके हैं अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, तो उस सदमे के कारण, क्योंकि आर्थिक क्षति हुई है और उनका भतीजा, उनका बेटा और उनका चचेरा भाई इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो उसकी वजह से बालाजी बाजीराव उस समय के पेशवा जो हैं उनको बहुत अधिक ऐसी मानसिक क्षति पहुंचती है और उस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है सदमे के कारण 1762 ईस्वी में। इसको 62 लिखिएगा, 1761 में कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ में 62 भी लिखा है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पुत्र हैं माधवराव और नारायण राव, वो पेशवा के दावेदार हैं, क्योंकि अब तक पेशवा पद जो है अनुवांशिक हो चुका है। और इनके सबसे बड़े पुत्र जो है विश्वासराव, उनकी मृत्यु हो चुकी है पानीपत के तीसरे युद्ध में। लेकिन इनके जो भाई हैं रघुनाथ राव, वो भी पेशवा बनना चाहते हैं और ये बात माधवराव को पता है। तो बालाजी बाजीराव के जो पुत्र हैं माधवराव, वो पेशवा बनते हैं 1761 में और वो पेशवा रहते हैं 1772 तक। और वो अपने साम्राज्य को बहुत आगे, जो इतनी क्षति हो गई है पानीपत के तीसरे युद्ध में, मराठा इतने बैकफुट पे आ चुके हैं, आर्थिक क्षति हुई है, क्षेत्र की क्षति हुई है, उसको धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों से संघर्ष करते हैं, निजामों से संघर्ष करते हैं, हैदर अली से संघर्ष करते हैं, यानी मैसूर राज्य से भी संघर्ष करते हैं और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही क्योंकि रघुनाथ राव भी पेशवा बनने का मौका तलाश रहे हैं, तो रघुनाथ राव को जो है नज़रबंद कर देते हैं। किसमें? पूना के अंदर रघुनाथ राव को नज़रबंद कर देते हैं माधवराव। ठीक है, ये बात आपने समझ ली। 1772 ईस्वी में माधवराव की टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है। अब पेशवा कौन बने? तो माधवराव के भाई नारायण राव, जो कि बालाजी बाजीराव के छोटे पुत्र हैं, उनको पेशवा बनाया जाता है 1772 में। और माधवराव जो नारायण राव जो है वो पेशवा बनते ही रघुनाथ राव को रिहा कर देते हैं, यानी जो कैद में डाला हुआ था रघुनाथ राव को, उनको रिहा कर देते हैं। ठीक है,
जब इनको रिहा कर दिया गया तो ये षड्यंत्र रचता है रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव षड्यंत्र के तहत 1773 ईस्वी में नारायण राव की हत्या करा देता है और खुद को पेशवा घोषित कर लेता है। रघुनाथ राव जो कि बालाजी बाजीराव का भाई है, वो अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करवा देता है और खुद को पेशवा घोषित कर देता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था, जो पेशवाओं के मराठा परिसंघ की स्थापना करी थी बाजीराव ने, जिसके अंदर होलकर आते थे, सिंधिया आते थे, भोसले आते थे, वो सब गायकवाड़ आते थे, वो सब रघुनाथ राव को पेशवा मानते नहीं। रघुनाथ राव ने खुद को पेशवा घोषित तो किया, लेकिन किसी ने रघुनाथ राव को पेशवा माना नहीं। पेशवा माना किसको गया? तो नारायण राव के जो पुत्र हैं सवाई माधवराव, या जिनको माधवराव द्वितीय भी कहा जाता है, उनको पेशवा माना जाता है। लेकिन ये एक छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र केवल 4 महीने है। 4 महीने का बच्चा शासन प्रशासन नहीं चला सकता, तो शासन प्रशासन चलेगा कैसे? तो उस समय मराठा सरदार होते हैं एक नाना फर्नांडीज, और सिंधिया के जो सिंधिया सरदार होते हैं महादजी। तो नाना फर्नांडीज और महादजी मिलके एक बार भाई परिषद यानी काउंसिल का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है बार भाई परिषद, जिसके अंदर 12 मंत्री हैं। वो 12 मंत्री सवाई माधवराव को यानी माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित करते हैं, और सारी जो शासन व्यवस्था है, राज्य को चलाने की व्यवस्था है, वो बार भाई परिषद अपने हाथ में ले लेती है। यानी कि 1774 में 4 महीने का बच्चा सवाई माधवराव या माधवराव द्वितीय पेशवा के पद पर बैठा है, और मराठा साम्राज्य को चला रही है बार भाई परिषद, जिसके अंदर 12 मंत्री हैं, जिसको लीड कर रहे हैं नाना फर्नांडीज और महादजी सिंधिया। ये बात आपको समझ में आ गई। और उसी समय तक यानी 1774 तक भारत में क्या हो रहा है? तो जो अंग्रेज हैं यानी बंगाल में जो अंग्रेज बैठे हुए हैं, वो प्लासी का युद्ध जीत गए हैं, बक्सर का युद्ध जीत गए हैं, और मुगल शासक से उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी ले ली है। यहाँ पर बम्बई में उनकी एक प्रेसिडेंसी है, और यहाँ पर मद्रास में भी उनकी एक प्रेसिडेंसी है। और रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का यानी बंगाल का के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी निर्णय लेने के, तीनों प्रेसिडेंसी के निर्णय लेने के सारे अधिकार अब बंगाल में जो गवर्नर है यानी गवर्नर जनरल है उसके पास होता है। और 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो वारेन हेस्टिंग है। कौन है? वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, 1774 है, सवाई माधवराव पेशवा के पद पर बैठे हैं। भाई रघुनाथ राव जो हैं बालाजी बाजी राव के, वो पेशवा घोषित करते हैं, उनको पेशवा के पद से हटा दिया जाता है। तो रघुनाथ राव जो है 1775 में अंग्रेजों से मदद मांगने जाते हैं कि भाई मुझे पेशवा बनवाइए। और अंग्रेज, आपको पता है, जैसे ही कोई मदद मांगने आएगा तो मौके की तलाश में अंग्रेज रहते हैं, मौका उनको मिल जाता है। तो अंग्रेजों के पास जो रघुनाथ राव जाते हैं वो जाते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी के पास, और बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ एक संधि करते हैं रघुनाथ राव, जिसे कहा जाता है सूरत की संधि, जो 1775 में हुई थी, जो की कारण बनी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संघर्ष का। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 तक चला, उसका कारण भी था सूरत की संधि। इस युद्ध के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर ये जानिए कि सूरत की संधि की शर्तें थी क्या। तो सूरत की संधि में रघुनाथ राव बोलते हैं कि भाई सालसेट का द्वीप और बसिन का क्षेत्र, सालसेट और बसिन का क्षेत्र कंपनी को दे दूंगा अगर रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद करती है कंपनी। तो सूरत और भरूच का राजस्व देने का वादा भी रघुनाथ राव करते हैं कि देखिए कंपनी अगर मदद करेगी तो युद्ध होगा, युद्ध में खर्चा होगा, सैनिकों के लिए पैसा चाहिए, सेना के लिए पैसा लगता है ना, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो सूरत का और भरूच का राजस्व भी रघुनाथ राव जो है कंपनी को देने का वादा करते हैं। सूरत और भरूच उस समय मराठा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसके बदले में कंपनी रघुनाथ राव से कहती है कि भाई रघुनाथ राव, हम आपको 2500 सैनिक देंगे और पेशवा पद भी आपको दिला दिया जाएगा। ऐसा कंपनी यानी बंबई में बैठे हुए अंग्रेज रघुनाथ राव से वादा करते हैं, और यही होती है सूरत की संधि। और इसके एकदम बाद ही, सूरत की संधि के बाद ही, बंबई प्रेसिडेंसी जो है वो मराठा साम्राज्य पर धावा बोल देती है, हमला कर देती है। युद्ध हो जाता है सूरत की संधि के बाद। लेकिन क्योंकि उस समय बंगाल में कौन है गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग, और सारे के सारे भारत के यानी मुंबई, मद्रास और बंगाल के अंदर निर्णय लेने का अधिकार केवल वारेन हेस्टिंग के पास है। और ये संधि, सूरत की संधि, वारेन हेस्टिंग को बताए बिना ही कर ली जाती है। तो जब वारेन हेस्टिंग को पता चलता है कि भाई मुंबई प्रेसिडेंसी ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध बोल दिया है और सूरत की संधि कर ली है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस संधि को अस्वीकार कर देता है और युद्ध को रोक देता है। जो युद्ध शुरू हो गया था उसको रोक दिया जाता है, संधि को अस्वीकार कर दिया जाता है। और वारेन हेस्टिंग जो है अब मराठाओं के साथ, मराठा उस समय कौन है?
तो देखिए उस समय पद पर बैठे हुए हैं सवाई माधवराव या माधवराव द्वितीय जो 4 महीने के हैं, और बार भाई परिषद जो है मराठा साम्राज्य को चला रही है, यानी नाना फर्नांडीज और महादजी सिंधिया जो है मुख्य रूप से मराठा साम्राज्य को चला रहे हैं। तो जो वारेन हेस्टिंग है वो मराठाओं के साथ संधि करते हैं, रघुनाथ राव के साथ तो बंबई प्रेसिडेंसी ने संधि कर ली थी, लेकिन वारेन हेस्टिंग जो है वो मराठाओं के साथ संधि करते हैं, जिसका नाम है पुरंदर की संधि, जो कि 1776 में करी जाती है। पुरंदर की संधि 1776 में होती है, और इस संधि की शर्तें क्या हैं, ये किसने करी थी, तो वारेन हेस्टिंग और मराठाओं के बीच में हुई थी। सूरत की संधि किसने करी थी, तो मुंबई प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी 1775 में। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जब संधि करते हैं पुरंदर की संधि मराठाओं के साथ, उसमें माधवराव द्वितीय को ही, यानी 4 महीने के बच्चे, जो छोटा बच्चा है उसको ही पेशवा माना गया। पुरंदर की संधि के तहत माधवराव द्वितीय को ही पेशवा माना गया और सालसेट कंपनी को दे दिया गया। जो सालसेट क्षेत्र देने का वादा करा था रघुनाथ राव में, उसमें से सालसेट भसीन का क्षेत्र देने का वादा करा था, उसमें सालसेट अंग्रेजों को दे दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के पास अगर कोई चीज़ एक बार आ जाती है तो वो अंग्रेज उसको छोड़ते नहीं हैं आसानी से। वारेन हेस्टिंग ने संधि क्यों करी, देखिए वारेन हेस्टिंग ने संधि इसलिए करी क्योंकि अगर आप मेरी सारी क्लासें एक साथ देखते हुए आ रहे हैं तो आप देखिएगा 1776 में अंग्रेज जो है मैसूर से हार चुके हैं। हैदर अली ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया है, और अंग्रेजों का यानी वारेन हेस्टिंग का संघर्ष चल रहा है हैदर अली के साथ। तो उस समय जो वारेन हेस्टिंग का या ब्रिटिशर्स का मुख्य फोकस है वो हैदर अली है, मराठे नहीं है। वो हैदर अली को हराकर वहां से मालाबार का तट जीतना चाहते हैं, मैसूर राज्य को जीतना चाहते हैं, और उनको पता है, वारेन हेस्टिंग को पता है कि वो एक साथ 2 लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। वो मराठाओं से भी और हैदर अली से भी एक साथ युद्ध करेगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसकी हार निश्चित है। इसलिए वो अभी मराठाओं से युद्ध करना नहीं चाहता, इसलिए उसने मराठाओं से पुरंदर की संधि करी 1776 में, और माधवराव द्वितीय को ही, जो ऑलरेडी पेशवा है, उनको ही पेशवा मान लिया गया। और लेकिन देखिए संधि करी है तो कुछ ना कुछ तो अंग्रेज लेंगे, हर बार लेते हैं, तो सालसेट कंपनी को मिल गया बिना बात के, सालसेट जो है कंपनी को दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 संधियां हुई, सूरत की संधि जो बंबई प्रेसिडेंसी ने कर रखी है, पुरंदर की संधि जो बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कर रखी है। तो दोनों प्रेसिडेंसी के बीच में, यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में मतभेद आ गया कि भाई मतभेद आ गया, तो बंबई प्रेसिडेंसी बोलती है कि हमारी संधि सही है, हमारी संधि में आपको सूरत मिल रहा था, भरूच मिल रहा था, सालसेट मिल रहा था, बसीन मिल रहा था, और पेशवा भी हमारे मर्जी का आदमी पेशवा बनना था, हमारी संधि सही है। तो ये जो दोनों की संधियां हैं वो ब्रिटेन में समिति है, ब्रिटेन में समिति के पास जाती हैं, और अब ब्रिटेन में बैठी हुई समिति डिसाइड करेगी कि किस संधि को माना जाए, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो है वो ब्रिटेन में ही है। तो ब्रिटेन की समिति ही डिसाइड करेगी कि सूरत की संधि को स्वीकार किया जाए या पुरंदर की संधि को स्वीकार किया जाए, और ब्रिटेन में बैठी हुई अथॉरिटी सूरत की संधि को ही अथॉरिटी दे देती है, सूरत की संधि को मान्य करती है और पुरंदर की संधि को अस्वीकार कर देती है। इसका मतलब अब युद्ध होगा। तो ब्रिटेन की समिति के पास ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उन्होंने सूरत की संधि को स्वीकार किया और पुरंदर की संधि को अस्वीकार कर दिया, ऐसी क्या वजहें थीं, ऐसे उस समय क्या सिनारियो था, ये हम बातें करेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम डिटेल से जानेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और ब्रिटेन समिति के द्वारा लिया गया निर्णय। ये इस क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसी क्रम में सीरीज को आप देखते रहिए। रोज़ के रोज़ मैं एक वीडियो डालता हूँ इतिहास की, और आपको सारे इतिहास को कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी नया जानने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे ये हैंड रिटन नोट्स खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।